नमस्कार मित्रों, मैं पूजा कुलश्रेष्ठ नोएडा से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के श्रोताओं का, वहां के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि आज गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सभी को देती हूँ। और साथ ही आज जन्म दिवस है ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्र हिंदी गौरव का भी। जी हाँ, हिंदी गौरव ने अपने शानदार 10 साल पूरे किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित होने वाले ये अखबार समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजन करता आया है, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शिरकत करती आई हैं। जी बिल्कुल, आज इसी खुशी के मौके को और इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए आज इस पटल पर हमारे साथ उपस्थित हैं साहित्य जगत के वो जाने माने चेहरे, वो चर्चित चेहरे जिन्हें यूं किसी परिचय की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है, एक परंपरा है। तो चलिए बिल्कुल समय ना गवाते हुए मैं आप सभी का यहाँ इस पटल पर उपस्थित सभी सुधी जनों का मैं एक संक्षिप्त परिचय आपका करा देती हूँ और एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं पूजा कुलश्रेष्ठ नोएडा से इस वक्त आप सभी के सामने हिंदी गौरव के पटल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीमती स्वेच्छा कुलश्रेष्ठ जी। हमारे बीच आज उपस्थित हैं हिंदी गौरव समाचार पत्र की निर्देशिका श्रीमती स्वेच्छा कुलश्रेष्ठ जी। आप विभिन्न प्रकार के मनोरंजन और सौंदर्य प्रतियोगिताओं की गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साहित्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान देती आई हैं। अपनी हिंदी कविताओं से ऑस्ट्रेलिया में रहकर हिंदी साहित्य की सेवा कर रही हैं, अपनी कविताओं से हिंदी भाषा का अच्छा प्रसार कर रही हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ श्रीमती स्वेच्छा कुलश्रेष्ठ जी का। धन्यवाद जी। आज इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी अगली कवयित्री और लेखिका, जिनका नाम होता है श्रीमती डॉक्टर भावना कुंवर जी, जो कि काफी वर्षों से ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहकर हिंदी साहित्य जगत से जुड़ी हुई हैं। बहुत सी प्रसिद्ध पुस्तकों की लेखिका हैं। इनकी पुस्तकों में प्रमुख हैं धूप के खरगोश, जरा रोशनी मैं लाऊं, परिंदे कब लौटे। ये इन पुस्तकों की लेखिका हैं और इनकी एक खास बात है कि इनके हाथ न केवल कलम चलाना जानते हैं, बल्कि रंग भरी कूचियां भी इनके हाथ बखूबी चला लेते हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी पेंटर भी हैं, एक चित्रकार हैं। इनकी पेंटिंग्स बहुत पसंद की जाती हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर भावना कुंवर जी का इस मंच पर। और आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं प्रसिद्ध कवि श्री प्रगीत कुंवर जी। आपके लिखे हुए दोहे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं और उनका आनंद लोग लेते हैं। आपकी पुस्तक दोहा संग्रह देखे थे जो ख्वाब बहुत प्रमुख है, बहुत प्रचलित है। और इसके अलावा आप गजल, कहानियां और लघु कथाएं भी लिखते हैं और इसके अतिरिक्त आपको शास्त्रीय संगीत में भी अभिरुचि आप रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दंपत्ति है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है ये दोनों। तो मैं इन दोनों का मंच पर स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। जी धन्यवाद। और हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि के रूप में आज इस शाम को खास जिन्होंने बनाया है, हमारे बीच आज उपस्थित हैं हिंदी कवि सम्मेलनों के गीत पुरुष कहे जाने वाले श्री डॉक्टर कुंवर बिचैन जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी लेखनी की चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी होती है। आपका परिचय क्या करें, जितना कहेंगे कम होगा। आप देश विदेश के करीब 250 संस्थाओं द्वारा आप सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। पिछले 60 वर्षों में देश विदेश के लगभग 5000 कवि सम्मेलनों में आपकी भागीदारी रही है। विभिन्न गीत संग्रह, गजल संग्रह, कविता संग्रह,
दोहा संग्रह, हाइकू संग्रह, उपन्यास संग्रह और एक महाकाव्य, इन सभी संग्रहों को मिलाकर करीब 35 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और करीब 300 पुस्तकों की आपने भूमिका लिखी है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका विभिन्न टीवी चैनल्स, आकाशवाणी को अपने अपने गीत और गजलों से अभिभूत किया है। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे कवि रत्न, हमारे भारत के गौरव डॉक्टर श्री कुंवर बेचैन जी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि इस कवि सम्मेलन का नाम है गौरव के पल, तो बिल्कुल ये गौरव के पल है और आइए इन गौरव के पलों का आनंद लेते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। और इस कवि सम्मेलन की शुरुआत मैं करना चाहूंगी श्रीमती स्वेच्छा कुलश्रेष्ठ जी से कि वो इस मंच पर, इस पटल पर आए और अपनी कविताओं से हमें आनंदित करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वेच्छा कुलश्रेष्ठ जी। आप म्यूट पर हैं। धन्यवाद पूजा। हम धन्य हुए डॉक्टर साहब से मिलके आज और उनके साक्षात दर्शन करके, और रियली थोड़ी नर्वस हो रही हूँ आपके सामने अपनी रचना रखते हुए। अरे क्या बात है, नर्वस क्यों हो रहे हो? खुश रहिए। शुरू करती हूँ, मेरी एक गजल लिखी थी बहुत पहले, तो आई एम स्टार्ट करती हूँ। स्वागत है। ढूंढे ना पाए वो रात दिन, ढूंढे ना पाए वो रात दिन, बीती हुई यादें, बीते हुए पल छिन, ढूंढे ना पाए वो रात दिन, ढूंढे ना पाए वो रात दिन। पहला अंतरा है। ये सुबह भी वही है, ये शाम भी वही, ये सुबह भी वही है, ये शाम भी वही, बस हमें खली है, बस आपकी कमी, सोचेंगे हम तुम्हें उम्र भर, सोचेंगे हम तुम्हें उम्र भर, ढूंढे ना पाए वो रात दिन, ढूंढे ना पाए वो रात दिन, बीती हुई यादें, बीते हुए पल छिन, ढूंढे ना पाए वो रात दिन, ढूंढे ना पाए वो रात दिन, वो बेवफा नहीं थे, हम बेवफा नहीं, बस कमी तो बस थी विश्वास की कमी, समझे ना हम उन्हें थी कमी, समझे ना वो हमें थी कमी, ढूंढे ना पाए वो रात दिन, ढूंढे ना पाए वो रात दिन, बीते हुई यादें,
बीते हुए पल छिन ढूंढे ना पाए वो रात दिन, ढूंढे ना पाए वो रात दिन। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। कंपोजिशन है बहुत डॉक्टर मीठा साहब, सुना, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सुना। बहुत और सुंदर गाया। जो शब्द भी हैं, शब्द भी बहुत सुंदर थे और ध्वनि भी बहुत सुंदर थी। आपका स्वर भी बहुत अच्छा है, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। बधाई आपको, शुभकामनाएं। थैंक यू, आपका आशीर्वाद। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर गाया। और आपके साथ बैठे हैं आप ही के पति देव श्री अनुज कुलश्रेष्ठ जी, तो उनका साथ जब आपके साथ है तो बेशक आपकी आवाज और आपकी स्वर अलग ही चरम सीमा पर होते हैं। तो बहुत सुंदर गीत गाया। और हिंदी गौरव के ये निर्देशक हैं श्री अनुज कुलश्रेष्ठ जी, तो मैं इस मंच पर अनुज कुलश्रेष्ठ जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे गेहूं के चक्कर में घुन को भी पानी मिल जाता है ना, मेरे को भी ऐसा ही क्रेडिट मिल गया बिना मेहनत किए हुए। नहीं, ये तो आप अच्छी अपने बात फील्ड है। में धुरंधर हैं, आपने अपने फील्ड में इतना कुछ वो किया है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में मतलब चर्चा है ही, और भारत तक भी, और जगह जगह तक आपका नाम फैला है। ऐसे ही आगे बढ़ते और इस मंच पर हम सभी को लाने में आप ही का ही एक भागीरथ प्रयास ये आप ही का है कि आपने इतने बड़े बड़े दिग्गजों से मुझे मिला दिया। तो मैं तो बहुत बड़ी बात मानती हूँ इसे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि स्वेच्छा जी ने अपनी इच्छा से अनुज जी को स्वीकार किया, तो अनुज जी बड़े हुए कि नहीं हुए? क्या बात है, सही बात है। धन्यवाद, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो बड़े हो गए नहीं हो गए हमारे आपके कोई जानने वाले? जी, रोशनी किरण। हाँ जी, हाँ है जी, है। उनको एक्सेप्ट करना? हाँ जी, कर लीजिए। नहीं, फेसबुक पर देख रहे होंगे ना वो, उन्होंने यहाँ जूम पे भी रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ, कोई बात नहीं, भेजेगा। आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती डॉक्टर भावना कुंवर जी को कि वो इस मंच पर आए और अपनी कविता और गजलों से हमें अभिभूत करें। तो स्वागत है भावना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। आज वैसे सुनने का ज्यादा मन है, लेकिन छोटी सी एक गजल मैं रख देती हूँ सामने। पापा के सामने वैसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन देखिएगा, एक शेर मैं कहती हूँ, मतलब कुछ ऐसे है गजल का कि दुनिया चलाने वाले सारे छिपे कहाँ हैं, दुनिया चलाने वाले सारे छिपे कहाँ हैं, क्यों लोग मर रहे हैं, कैसे ये कारवां है, क्यों लोग मर रहे हैं, कैसे ये कारवां है, दुनिया चलाने वाले सारे छिपे कहाँ हैं। और कहती हूँ कि किसने जलाए सपने, किसने जलाए सपने, ये किसकी साजिशें हैं, किसने जलाए सपने, ये किसकी साजिशें हैं, काले धुएं ने घेरे ये सातों आसमां हैं, काले धुएं ने घेरे ये सातों आसमां हैं, दुनिया चलाने वाले सारे छिपे कहाँ हैं। और शेर गए कि मेरे शहर को किसकी, मेरे शहर को किसकी लगने लगी नजर ये, मेरे शहर को किसकी लगने लगी नजर ये, सीली हुई दीवारें टूटे हुए मकान हैं, सीली हुई दीवारें टूटे हुए मकान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दुनिया चलाने वाले सारे छिपे कहाँ हैं। और एक शेर देखिएगा कि सावन भी आ गया है, सावन भी आ गया है, चला गया है वैसे तो, लेकिन मैं शेर कहती हूँ कि सावन भी आ गया है, ना गीत ना ही नगमे, सावन भी आ गया है, ना गीत ना ही नगमे,
और पड़ते नहीं है झूले, पड़ते नहीं है झूले, सूनी सी डालियां हैं और दुनिया चलाने वाले सारे छिपे कहाँ हैं। और अंतिम शेर पेश करती हूँ कि मीठी थी जो भी बातें, मीठी थी जो भी बातें अब कड़वी हो गई हैं, मीठी थी जो भी बातें अब कड़वी हो गई हैं। क्यों प्यार की कहानी अब भूली दास्तां है, क्यों प्यार की कहानी अब भूली दास्तां है। दुनिया चलाने वाले सारे छिपे कहाँ हैं, क्यों लोग मर रहे हैं, कैसे ये कारवां है, कैसे ये कारवां है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लगा, बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी, बहुत सुंदर गजल, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपने, बहुत सुंदर। थैंक यू जी। ये थी हमारी डॉक्टर भावना कुंवर जी, जिन्होंने अपनी गजल से इस मंच को आनंदित किया। और इसी कड़ी में मैं आपके सामने आज आमंत्रित करना चाहती हूँ कवि श्री प्रगीत कुंवर जी को कि वो आए और अपनी कविताओं से या गजलों या दोहों से इस मंच को आनंदित करें, अभिभूत करें। बहुत बहुत स्वागत है प्रगीत जी। आभार आपका पूजा जी आमंत्रण के लिए, और अनुज जी और स्वेच्छा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी गौरव के 10 वर्ष इतने सकुशल पूरा करने के लिए। जिस तरह से ऊंचाइयों को हिंदी गौरव ने छुआ, और उसके अलावा अनुज जी के जितने भी इवेंट्स यहाँ होते हैं, हमें हर त्योहार पे आपके मेले का इंतजार होता है, कभी सिंगिंग कंपटीशन, कभी फैशन शो, ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, नई प्रतिभाओं को मौका देते हैं। तो वास्तव में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, और यहाँ भी और भारत में भी सब जगह आपका नाम इसी तरह बढ़ता रहे। और मैं जैसे आदेश दिया गया है एक दोहा पहले रखता हूँ, माता पिता को समर्पित है, पिताश्री सामने है तो इसलिए उस दोहे का चुनाव किया मैंने। बचपन से सुनते रहे माँ से संत कबीर, बचपन से सुनते रहे माँ से संत कबीर, और पिता से मिल गई, और पिता से मिल गई लिखने की जागीर, और पिता से मिल गई लिखने की जागीर। और एक दोहा और रखता हूँ, हम सब लोग दूर दराज से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी को समर्पित ये दोहा। नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए यान, नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए यान, दिल से दिल तक का सफर, दिल से दिल तक का सफर है कितना आसान, दिल से दिल तक का सफर है कितना आसान। और एक मुक्तक और रखता हूँ, क्योंकि ज्यादा समय सुनने की ज्यादा इच्छा है, इसलिए एक मुक्तक से अपने आप को उसके बाद विराम दूंगा। ये भी पिताश्री को समर्पित है। कमा परदेस से सारी कमाई भेज देता है, कमा परदेस से सारी कमाई भेज देता है, धरा पर धूप की वो पाई पाई भेज देता है, धरा है माँ पिता सूरज वो रखता ध्यान सबका यूं, धरा है माँ पिता सूरज वो रखता ध्यान सबका यूं, ठिठुरता जब हमें देखे रजाई भेज देता है, ठिठुरता जब हमें देखे
रजाई भेज देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार मेरे को ये मौका देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। पिता को समर्पित आपकी पंक्तियां बहुत खूब गाई आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुनाया प्रीति तुमने, बहुत अच्छा। भावना ने, उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया और स्वेच्छा जी ने तो अच्छा सुनाया ही सुनाया। बिल्कुल, बहुत गजब गाती है वो तो। पूजा जी आपका भी इस क्रम में आना चाहिए, आपकी भी रचना सुनने को आतुर हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज गीत गजल हो गई। मैं आज कुछ गाने का मन नहीं था, आज कुछ देश के नाम गाने को दिल था। आजकल जी खबर जैसे कि आपको सभी को पता है, एक हाथरस में एक कांड केस हुआ। मैं हाथरस में जन्मी हूँ, हाथरस मेरी जन्मभूमि है। तो आज मुझे कुछ वही गाने का मन किया। तो एक गांव के परिवेश से आती हूँ, तो एक लिखा है, एक मुक्तक से शुरू करना चाहूंगी। वैसे तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के स्वामी थे, और आज देश में कई इन हालातों को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, आज ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली एक परिस्थिति बन जाती है जब महिलाओं के साथ जब इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो मैंने एक लिखा है कि देश के दुशासनों का सीना फाड़ दे, देश के दुशासनों का सीना फाड़ दे, तू आज का गांधी है, तू लठ गाड़ दे। देश के दुशासनों का सीना फाड़ दे, तू आज का गांधी है, तू लठ गाड़ दे। तेरे कांधे डाला है भार लाज का, तेरे कांधे डाला है भार लाज का, फैसले की बाट ना जो जिंदा गाड़ दे, फैसले की बाट ना जो जिंदा गाड़ दे। मेरा रोष है, मेरा एक रोष मुझे उभर आया था जब मैंने ये घटना सुनी थी। तो उसी वक्त मैंने लिख डाला कि आज ऐसे हालात हैं। जी, मैं अपनी कविता होना जरूरी है, क्योंकि जो स्थिति हुई है वास्तव में बहुत दर्दनाक और असहनीय है, और जो हो रहा है उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, कलम चला सकते, अपने बहावों को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। जी, आपने बहुत अपनी बात जी अपनी कविता लिखती हूँ, बोलती हूँ, देश के नाम है। जी, स्वागत है। स्वागत। मैं न मानू कभी हार, मेरा सख्त है व्यवहार। मैं न मानू कभी हार, मेरा सख्त है व्यवहार। शत्रुओं पे करता मैं लोह सा प्रहार। मैं लक्ष्य पर अड़िग हूँ, मौत का न डर है। मैं लक्ष्य पर अड़िग हूँ, मौत का न डर है। शीश कट भी जाए तो लड़ता मेरा धड़ है। मुझे मौत का न डर है, मुझे मौत का न डर है। मैं न मानू कभी हार, मेरा सख्त है व्यवहार। शत्रुओं पे करता मैं लोह सा प्रहार। मैं लक्ष्य पर अड़िग हूँ, मौत का न डर है। शीश कट भी जाए तो लड़ता मेरा धड़ है। मुझे मौत का न डर है, मुझे मौत का न डर है। अगला वन देखिएगा। आ चुके हैं कितने ही अस्तित्व मेरा रौंदने को। ये भारत देश बोल रहा है कि कितने ही लोग, कभी मुगल कभी अंग्रेज, उसे रौंदने की कोशिशों में लगे रहे। आ चुके हैं कितने ही अस्तित्व मेरा रौंदने को। वीर भगत चंद्रशेखर अड़ गए लहू सौंपने को। भिन्न भाषा जाति धर्म रगों में एकता है। श्री राम का मंदिर बनेगा सिर्फ प्रेम रोपने को। श्री राम का
मंदिर बनेगा सिर्फ प्रेम रोपने को। लव कुश प्रहलाद मणिकर्णिका, लव कुश प्रहलाद मणिकर्णिका घर घर है, मुझे मौत का न डर है, मुझे मौत का न डर है। अगला बंद है, इस देश की मिट्टी में बसे मेरे प्राण है, वंदे मातरम तिरंगा हिंद की पहचान है। इस देश की मिट्टी में बसे मेरे प्राण है, वंदे मातरम तिरंगा हिंद की पहचान है। हमारी वीर गाथाएं इतिहास भी कहता है, देशभक्ति का मूल जय जवान जय किसान है। आज बहादुर जी की जयंती भी है। हमारी वीर गाथाएं इतिहास भी कहता है, देशभक्ति का मूल जय जवान जय किसान है। बेबाक अंदाज बच्चा बच्चा निडर है, मुझे मौत का न डर है, हाँ मुझे मौत का न डर है। अगला बंद, आखिरी और अगला बंद है, दे दो उसे मृत्यु दंड जो देश का गद्दार हो, दे दो उसे मृत्यु दंड जो देश का गद्दार हो। भ्रष्ट राजनीति का जवाब आर पार हो, दे दो उसे मृत्यु दंड जो देश का गद्दार हो। भ्रष्ट राजनीति का जवाब आर पार हो। शांति अहिंसा का ध्वज विश्व में फहराएंगे, लाल बाल पाल का स्वप्न साकार हो, हाँ लाल बाल पाल का स्वप्न साकार हो। खाके गोली सीने पे, खाके गोली सीने पे मिली आजादी की डगर है, मुझे मौत का न डर है, हाँ मुझे मौत का न डर है। मैं न मानू कभी हार, मेरा सख्त है व्यवहार, शत्रुओं पे करता मैं लोह सा प्रहार। मैं लक्ष्य पर अड़िग हूँ, मौत का न डर है, शीश कट भी जाए तो लड़ता मेरा धड़ है, मुझे मौत का न डर है, मुझे मौत का न डर है, मुझे मौत का न डर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आज आपका नया रूप देखा पूजा जी, रौद्र उसमें बहुत अच्छा, हर विधा में अच्छा लिख रहे हैं आप, बहुत अच्छा लिखा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैंने आज एक कविता आप सभी बड़े कवियों के आगे पढ़ी है और हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के आगे मैं कुछ कह पाई, कुछ गा पाई, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतनी जल्दी इनके दर्शन। पूजा जी बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा भाव और जो आज की सामयिकता है उसको दिमाग में रखते हुए आपने कविता लिखी, बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिल गया, बस मैं धन्य हो गई आज, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस आज हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आज आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे गीत पुरुष कहे जाने वाले, हमारे कवि रत्न, भारत गौरव कहे जाने वाले डॉक्टर श्री कुंवर बेचैन जी को, और अपनी लिखी दो पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूंगी। मेरी कलम का कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं कुछ भी लिखूं, फिर भी एक बच्ची हूं तो हिमाकत मैंने कर डाली है, तो आप माफ कर दीजिएगा मुझे। कि बात जब दिल की समझानी हो तो शब्दों को गजल होना ही पड़ता है। जी मैंने जीवनी पढ़ी थी, तो आपकी जीवनी पढ़ने से जो मुझे महसूस हुआ, आपकी जीवनी पढ़कर जो मेरे अंदर भाव आए, तो बस वही भाव मैंने कुछ इन दो पंक्तियों में मैंने उकेरने चाहे हैं। कि बात जब दिल की समझानी हो तो शब्दों को गजल होना ही पड़ता है। बात जब दिल की समझानी हो तो शब्दों को गजल होना ही पड़ता है। और जब पड़े कोड़े संघर्ष के जीवन पर, जब पड़े कोड़े संघर्ष के जीवन पर, तो एक बहादुर को बेचैन होना ही पड़ता है।
एक बहादुर को बेचैन होना ही पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार। ये जो बाबूजी की जीवनी पे जो तुमने जो लाइन है ना, इससे सटीक लाइन मुझे नहीं लगता हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। वो लाइनों में पूरा परिचय आपने दे दिया उनका, बहुत ही खूब जी। मैं कुछ होंगी कुछ बात जो इतना दमदार नाम इनका जुड़ा हुआ है और फिर ये एकदम से बेचैन हो गए, तो मुझे लगा कि बिल्कुल कुछ तो संघर्षों ने ऐसा ढाला है कि ये बहादुर से बेचैन होने पर आ गए, तो बस वही मैंने पंक्तियों में लिख डाला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं पूजा जी क्या अनुज कल कुछ चीज नहीं सुनाएंगे कुछ क्या? हाँ जी, वो लिखते हैं, सुनाते हैं जी, आप भी कुछ। हाँ, आज तो हाँ जी, आज पूरा जो कवि सम्मेलन है वो पूरा आपके लिए समर्पित है। आज मैं आपकी जितनी कविताएं सुनना चाहता हूं, तो मैं इसलिए जो भी टाइम का सदुपयोग करना चाहता हूं, इसलिए मैं आज कुछ सुनाना नहीं चाहता। वो वाली बात हो गई, बेसुरा हूं, क्या सुनाऊंगा, कुछ है ही नहीं मेरे पास। जितना मैं आप लोगों से सुन सकता हूँ, जितना ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ, वो करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए कि कौआ मालूम पड़ा सिंगर बनने चल दिया, वो वाली स्थिति हो जाएगी। आप बिना गए बहुत कुछ कह देते हैं, बिना गए बहुत कुछ कहा। अनुज जी, आप जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं जानता हूं कि आप भीतर जो है ना, आपके भीतर वो गीत हैं, गजलें हैं, बसी हुई हैं और आप अवश्य ही गाते होंगे, ऐसा मुझे आभास होता है। तो गाना तो मेरे से दूर दूर से कोई नाता नहीं है। जो भी हो, 2 पंक्तियां तो सुनाई दीजिए फिर, जो है अब मुझसे जो चाह निकलेगा। बिल्कुल वही सुना दीजिए। आप को डॉक्टर जी कह रहे हैं तो आप सुना दीजिए। स्वेच्छा जी वाला ही कुछ सुना दीजिए, वरना नहीं तो इनका रुचि के शेर है ना अभी, इसलिए उसमें गोष्ठी में सुनाए थे उन्होंने, बड़े प्यारे। पिछली गोष्ठी में कितने अच्छे शेर आपने सुनाए थे, तो वही सब सुना दीजिएगा। अच्छा, मैं सुना देता हूँ आपको। ऐसी है कुछ तुगलकबंदी है शब्दों की, कुछ आपके आगे तो वो है, सूरज को दिया जलाने वाली बात हो गई। आप कह रहे हैं तो इसलिए मैं आपके जो आदेश से उसको पूरा करता हूँ। ये लिखी थी 2006 में 8 मई को। पता नहीं क्या जज्बात थे उन पे लिख दी। जब भी मुलाकात होती है, जब भी मुलाकात होती है, वो पास होते हैं पर बात नहीं होती। जब भी मुलाकात होती है वो पास होते हैं पर बात नहीं होती। दिल से दिल मिले हैं पर जुबान साथ नहीं होती। दिल से दिल मिले हैं पर जुबान साथ नहीं होती। देखते तो हैं उनकी तरफ पर नजर साथ नहीं होती। देखते तो हैं उनकी तरफ पर नजर साथ नहीं होती। दिल में जज्बातों का समंदर तो है, दिल में जज्बातों का समंदर तो है, पर बरसात तो नहीं होती। दिल में जज्बातों का समंदर तो है, पर बरसात तो नहीं होती। पाने की ख्वाहिश है पर खोने का डर है। पाने की ख्वाहिश है पर खोने का डर है, इसलिए जुबां साथ नहीं होती। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा। वाह स्वेच्छा जी, बधाई बधाई आपको। थैंक यू जी, शुक्रिया, आपने हमारी बात रखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। पूजा जी जी, बिल्कुल। आप सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं सर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस मंच पर डॉक्टर श्री कुंवर बेचैन जी को। सभी आपकी कविताओं, गजलों को, गीतों का सब इंतजार कर रहे हैं, तो आइए आप इस मंच पर तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से, आपका जैसा नाम है पूजा, ऐसे ही आपने साहित्य के मंदिर में जो पूजा के फूल अर्पित किए हैं, जो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े सुगंधित हैं। तो आपको प्रणाम करता हूँ। बस मुझे पूजा जी एक बात जरूर बता दीजिए, जिससे मैं अपने आप को उसी तरह से सोच सकूं अपने बारे में। ये मुझे कितनी देर कविता पाठ करना है, उतना थोड़ा मुझे बता दीजिए। जी, आपके लिए कोई समय सीमा नहीं है। आपके लिए कोई समय सीमा नहीं है सर। आप
जो भी आप अपनी रचना हमें सुनाना चाहें, हम बिल्कुल यहाँ बैठे हैं आपको सुनने के लिए। हमारे दर्शक, हमारे श्रोतागण सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये कितनी देर तक का कार्यक्रम आपका होता है? करीब आधा घंटा तो और है पापा जी वैसे ये। हाँ, और बाकी थोड़ा आगे पीछे 10 मिनट बढ़ जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि 10 साल हुए हिंदी गौरव को, तो ये हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल ना, बड़ा सेलिब्रेशन है ये, बिल्कुल होना चाहिए की बात है। और दो देशों के श्रोतागण जुड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत के, तो बिल्कुल सब आपको सुनना चाहते हैं। तो आप अपना, बल्कि ये आपसे वो करेंगे, प्रार्थना कह सकते हैं कि आप अपने जो पुराने गीतों से बढ़ते हुए जो चले हैं उस क्रम को थोड़ा हमारे सामने ला पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे एक अंतरा या कुछ हो, लेकिन जो आपका अपना पूरा सफर है काव्य का, उन सबको जितना आप इसमें मैक्सिमम कवर कर पाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन वो तो उसमें तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, इसलिए वो सारी बातें तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलो, तुमने कहा है तो वो भी करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हिंदी गौरव जो अखबार है उसके जो एक दशक पूरा हुआ है, 10 साल पूरे हुए हैं और शानदार 10 साल पूरे हुए हैं। पहले वो प्रिंट, जैसे मुझे बताया गया, पहले तो वो छपता था कागज पर, और अब ऑनलाइन वो अखबार छपता है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ इस पटल को, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से विदेश में रहते हुए, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए हिंदी के इस अखबार को चलाया है। और निश्चित रूप से हिंदी के विकास में और भारतीय संस्कृति के विकास में इस बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और हमारे अनुज कुलश्रेष्ठ जी ने ये जिम्मा अपने ऊपर लिया और उन्होंने अनेक आयोजन अपने इस पटल पर कराए हैं, जो संगीत के भी हैं, फैंसी ड्रेस के भी हैं, और अनेक प्रकार के जो आयोजन हो सकते हैं वो अपने इस पटल पर कराए हैं, जिसके कारण से ये पटल और भी अधिक गौरवान्वित हुआ है। सभी लोगों ने बहुत ही आनंद इस पटल पर के द्वारा होने वाले जो आयोजन है उनमें सभी में बहुत आनंद लिया है। तो उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और स्वेच्छा जी, जैसा आपका नाम ही स्वेच्छा है, तो निश्चित रूप से आपने स्वेच्छा से सारे कार्य किए हैं और इस प्रकार से इसमें इस पटल को बहुत अधिक सहयोग दिया। इस अखबार में आपने जो कार्य किया है वो भी इस प्रकार का है जो बहुत प्रशंसनीय है और श्लाघनीय है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ। उसके साथ साथ और सभी लोग जो कि इस पटल से जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सारी जो श्रोता समुदाय है उसको प्रणाम करता हूँ। सब लोग जो किस प्रकार से इस आयोजन को सुन रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई। स्वेच्छा जी ने जो कहा भूल न पाए वो रात दिन, निश्चित रूप से यादें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती हैं। अनुज कुलश्रेष्ठ जी ने भी कहा कि जब भी होती है, जब भी मुलाकात होती है लेकिन बात नहीं हो पाती है, ये भी एक अलग प्रकार की बेचैनी है, व्याकुलता है। पता चल रहा है, देखो डॉक्टर साहब। म्यूट हो गए आप अनम्यूट कीजिएगा। अब बताइए। अब आ गए, अब आ गए। कोई अपने आप होता रहता, मैं क्या करूं। यानी वो जो मशीन है वो कह रही होती है अब जो है जो चुप हो जाओ आप। कौन मशीन की बात मानता, कभी मानता वाला कोई? तो खैर, तो भावना कुमार ने भी जो है दुनिया चलाने वाले तारे छिपे कहाँ हैं, तो मैंने देखा सारे तारे तो यहीं बैठे हुए हैं, सारे के सारे जो, और वो जो छिपे हुए लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे, वो भी तारे ही हैं। निश्चित रूप से काव्य की जो जगत है, काव्य की जो दुनिया है, उनको निर्मित करने वाले सभी लोग आप ही लोग हैं। और प्रगीत मेरा बेटा है और उसने बहुत ही मेरे प्रति बड़ा सद्भाव, मेरे प्रति बहुत आस्था, मेरे प्रति जो पूजा उसके मन में और अपनी माँ के प्रति है। तो ये दोहा जो इसमें माँ और पिता दोनों के बारे में सुनाया, मैं उसको बहुत बहुत आशीष देता हूँ, भावना को आशीष देता हूँ जिन्होंने किस प्रकार के कविताएं सुनाई। और संचालिका पूजा जी कुलश्रेष्ठ जी ने जो उन्होंने स्वर में जो देश के जो दुशासन है उन दुशासन के को किस प्रकार से सबक सिखाया जा सकता है उस बात की ओर उन्होंने इंगित किया। मैं बहुत बहुत आप सभी को नमन करते हुए मैं कविता पाठ की तरफ मुड़ता हूँ
और मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से कविता पाठ करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। हमेशा मेरे सामने ये एक दिक्कत आती है। तो लेकिन माँ वाणी के दरबार में जब होते हैं तो ये दिक्कत अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि हम उनके चरणों में पहले 2 पंक्तियां अर्पित करते हैं, कुछ पंक्तियां अर्पित करते हैं, तो इसलिए सारा का सारा ये जो पूजा भाव है वो अपने आप ही कविताओं के अंदर चला आता है। तो मैं पहले 2 पंक्तियां माँ वाणी के लिए एक दोहे में अर्पित कर रहा हूँ। माँ वाणी तेरा मिले हम सबको वो प्यार, माँ वाणी तेरा मिले हम सबको वो प्यार, हम सबको वो प्यार, हर मन में बजने लगे तेरा मधुर सितार, हर में बजने लगे तेरा मधुर सितार। और इसी क्रम में कुछ दोहे और प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री दोनों जी की जयंती है। एक महापुरुष हमारे इस देश में हुए जिन्होंने देश को आजाद कराने में और देश को समृद्ध कराने में जो अपना योगदान दिया, एक अहिंसा प्रेम की भावना जिन्होंने दुनिया को दी, और जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया है समय लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सभी ने जिस प्रकार से ये देश के लिए काम किया, तो मैं उन्हीं के भाव को 2 पंक्तियों में कहना चाहता हूँ। प्रेम का भाव, अहिंसा का भाव और एक दूसरों के दर्द को पहचानने का भाव। तो मैं पहले 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ उसी भाव। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, गमों की आंच पे तुम्हारे दिल की। अब देखिए जो हमारे महापुरुष हैं उनके जो मंतव्य है, उस मंतव्य को इन 2 पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, गमों की आंच पे। और अगर हमारे मन में संकल्प आ जाता है, कितने विरोध क्यों ना हो, वो सारे विरोध अपने आप दूर हो जाते हैं। तब कहता हूँ गमों की आंच पे। एक आदमी के भीतर की जो लगन है और दीपक की जो लौ होती है, ये दोनों के साथ बात करना चाहता हूँ। गमों की आंच पे वो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा, वो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, गमों की आंच पे। जैसा प्रज्ञा कुमार ने कहा कि मैं अपने प्रारंभ के दिनों से कुछ काव्य यात्रा जी है, 2-4 पंक्तियां कहूँ जिससे इतिहास भी सामने आ सके मेरी कविता की जिंदगी का। तो मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ा करता था, ये सन 1955 की बात है, यानी मेरे बचपन की बात है। तो उस समय मैंने मेरे जो गुरुवर थे पंडित महेश्वर शर्मा जी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कविता लिखने के लिए। तो एक कविता जो मैं उनके सामने ले गया था मैगजीन में देने के लिए, उसकी 2-4 पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे। और उसको देख करके उन्होंने सोचा था कि ये कविता मैंने नहीं लिखी है बल्कि कहीं से उड़ा लाया हूँ। तो वो पंक्ति की शुरू की पंक्तियां बताता हूँ कि यूं थी कि ऐ सुंदर फूलों की सुंदर आशाओं, हो सके मुझे तो इतना तुम बतलाओ,
ए सुंदर फूलों की सुंदर आशा हो सके अगर मुझको तो तुम इतना बतलाओ, तो मैं ये मादक गंध कहाँ से आई, तो मैं तुमको छूकर गुजरी है ये परवाई, कैसा लगता है मुझको ये जरा बताओ, ए सुंदर फूलों की सुंदर आशा हो। इस तरह का मैंने ये 9वीं कक्षा में 1955 में ये कविता लिखी थी। और उसी समय में जो है जो हिंदी की किताब थी, उस हिंदी किताब के अंदर गिरधर कविराय की कुंडलियां थी, तो कुंडलियां बड़ी प्रसिद्ध थी उस जमाने में, तो मुझे भी कुंडलियां अच्छी सी लगी, जो दोहा और जोला छंद को मिला के बनाई जाती हैं। तो मैंने उसी 9वीं कक्षा के अंदर ये कुंडलियां लिखी थी, तो कुंडलियां भी सुना देता हूँ। उसकी विशेषता ये होती है कि जो कुंडली की जिस शब्द से शुरू होती है वो शब्द पर समाप्त होती है जाकर के वो। रहे शिवाजी तुम यहाँ सब राजन के राज, शिवाजी पे लिखी थी, रहे शिवाजी तुम यहाँ सब राजन के राज, आज लड़ाई की धुन के रहे नगाड़े बाज, रहे नगाड़े बाज सुन सुन राजा डरे हैं, खौफ सिवा से खाए मांगत हैं अनुसर हैं, कहें कुंवर कविराय प्रजा तुमसे है राजी, काम करे ना कोई करके रहे शिवाजी। रहे शिवाजी खत्म हुआ, शुरू हुआ शिवाजी, रहे शिवाजी तुम यहाँ सब राजन के राज। तो ये मैं कौतूहल वश उस समय इस प्रकार की कविताएं लिखी थी। बाद में चल करके धीरे धीरे जब कविता में लिखने लगा 1959 में, मैं कवि सम्मेलनों में जाने लगा, जबकि मैं उस समय इंटरमीडिएट का छात्र था, 1959 की बात है ये, और मैं बड़े कवि सम्मेलनों में जाने लगा, जहाँ नीरज जी, बेकल उत्साही जी, काका हाथरसी जी, बड़े बड़े जो कवि थे उस मंच पर होते थे। मैं बिल्कुल 16 वर्ष का विद्यार्थी और उनके साथ मैंने कविता पाठ सब किया, तो वो भी मुझे दिन याद है, अच्छा लगा। और उसमें एक इन दोनों में 4 पंक्ति सुनाया करता था, वो पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। यूं थी कि रात की मांग सितारे नहीं सजो सकते, रात की मांग सितारे नहीं सजो सकते, रूप के सूत्र बहारें नहीं पिरो सकते, मेरी कुटिया से ये माना के महल ऊंचे हैं, मेरी कुटिया से ये माना सत्तावन में मैंने ये कविता लिखी जब हाई स्कूल का छात्र था, लेकिन पढ़ा मैंने इन कविताओं को 1959 में कवि सम्मेलन के मंचों पर बहुत सराही गई। ऐसे एक गीत भी था, उन दोनों एक वैसे ही तुकबंदी सी कर ली थी 1959 में। स्वर्णिम सागर फूटी गागर कस नीर भरे अब पनिहारन, यानी उसमें एक रूपक बांधा था कि सोने का जल बह रहा है, समुद्र है, उसमें जो हमारी जिंदगी रूपी घड़ा है वो टूटा हुआ है, गागर फूटी हुई है, हमारी जिंदगी रूपी पनिहारन भरना चाहती है सोने के जल को, लेकिन कोई फूटी हुई गागर है तो वो भर नहीं पाती। इस भाव को लेकर के मैंने एक गीत लिखा था। लेकिन उसके बाद जब 1961 में मैं बीकॉम का छात्र था, सन 1961 की बात है, तब माँ सरस्वती ने मेरी झोली में एक ऐसा गीत डाल दिया जिस गीत के कारण से मेरी काव्य यात्रा का सही ढंग से शुरुआत हो पाई। और वो गीत में मुझे ज्यादा गीत का ज्ञान भी उस समय नहीं था, तो इस तरह से जो गा लेता था, तो गाने के कारण से वो गीत, इसमें जो उपमाएं अचानक आ गई थी, जो सिमिलीज आई थी, इनकी वजह से गीत बहुत पसंद किया गया था। तो इसी गीत के कारण से मुझे चारों तरफ बुलाया गया कवि सम्मेलनों में। जब रेडियो था तो रेडियो पर भी बुलाया गया, दूरदर्शन पर भी बुलाया गया, और यहाँ तक फिल्म में जो एंट्री हुई वो भी मुझे इसी गीत के माध्यम से हुई। और कोख नाम की फिल्म थी, वो बनी, उसमें रवीन जैन जी ने संगीत दिया था और हेमलता जी ने इस गीत को गाया था। तो मैं शुरू की पंक्तियां सुना देता हूँ जिससे जी, स्वागत है। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, जितनी दूर नयन से सपना। ये मुखड़ा है उस गीत का। इस गीत के कारण से मुझे बहुत ख्याति मिली, बहुत दूर दूर तक बुलाया गया, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मैंने बहुत शुरू के दिनों की बात है, जब राष्ट्रकवि
रामधारी सिंह दिनकर जी की अध्यक्षता में मैंने कविता पाठ किया था। उस समय बिल्कुल पढ़ ही रहा था, पढ़ने के जमाने की बात है। और तब उन्होंने मेरी पीठ ठोंकी थी और कहा था कि ये गीत तुम्हारा बहुत अच्छा है, ऐसी सिमरी इससे पहले मैंने नहीं सुनी, ऐसा उन्होंने कहा। और तुम अभी तो बच्चे हो, आगे बढ़ोगे, ऐसा कह करके उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था इसी गीत पर। तो ये वो गीत चला। उसके बाद धीरे धीरे गीत की धारा और आगे बढ़ती चली गई। कवि सम्मेलन के मंचों पर मुझे बुलाया जाने लगा, तरह तरह के गीत मैंने लिखे उस समय। तो एक गीत ही बहुत पॉपुलर हुआ था अपने जमाने में, वो ये था कि कोरा कागज जीवन मोरा, आखर है मोरे करम, पाती कैसे लिखूं, कैसे लिखूं जी बलम, पाती कैसे लिखूं। यानी उस जमाने में मैं एक आध्यात्मिक मेरे मन में आ गया था कि आदमी, आत्मा जो है वो आत्मा रूपी प्रेमिका है, जो परमात्मा रूपी प्रेमी के लिए पत्र लिख रही है। और ये हमारी जिंदगी एक खत की तरह से है, इस खत में हम लिखते रहते हैं, अपने कर्मों के लिए लिखते रहते हैं। ये भाव मेरा उस गीत के अंदर था, तो लोगों ने बहुत सराहा। कोरा कागज जीवन मोरा, आखर है मोरे करम, पाती कैसे लिखूं, कैसे लिखूं जी बलम, पाती कैसे लिखूं। पहला आखर आंख का पानी, दूजा दूजी फूलों का रंग, आंसू दूजा फूलों का रंग। इस तरह की ये गीत मैंने उस समय लिखा था, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चला गया। तो फिर मैं गाजियाबाद आ गया और चंदोसी में पढ़ा था मैं, SM कॉलेज चंदोसी में। वहां से मैंने M.Com किया था पहले 1963 में। 1965 में MA हिंदी किया था। और MA हिंदी करने के बाद मैं गाजियाबाद के MMH जो PG कॉलेज है उसमें हिंदी विभाग में आ गया था। और यहाँ आने के बाद जो दिल्ली के करीब आया अपने छोटे से कस्बे से, तो यहाँ की महानगरीय संस्कृति जो दिल्ली की है उसने मुझे प्रभावित किया और एक टसल, एक संघर्ष सा दिखाई दिया महानगरीय संस्कृति में और ग्रामीण संस्कृति में। तो दोनों को एक टक्कर जो थी, वो टकराहट मैंने जो एक गीत में लिखी, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो गांव से चलकर शहर आया तो कैसे लगा, एक व्यापारिकता में आ गए। वो था कि मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन तालाबों में झांक संवर जाते थे हम, तालाबों में झांक संवर जाते थे हम, अब दर्पण भी हमको नहीं सजा पाते। हाथों में जो लेकर फूल चले थे हम, शहरों में आते ही बने वही खाते, शहरों में आते ही बने वही खाते। नन्ना तिल जो लाया था मैं गाँव से, नन्ना तिल जो लाया था मैं गाँव से, अब चेहरे पर चाल पूरती मकड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन 3 छंद इसमें, लेकिन मैंने एक छंद बीच का आपको सुनाया। तो इस तरह से आगे चलते चले गए। देखो महानगरीय संस्कृति की एक और वेदना मेरे सामने आई और मैंने देखा कि महानगरों में नौकरी करने के लिए 100-100 किलोमीटर से लोग ट्रेन से चल करके, और अलीगढ़ से, मेरठ से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, कहाँ से लोग दिल्ली नौकरी करने आते, तो वो रोजी रोटी के लिए निकलते थे। तो मुझे ये गीत मतलब बहुत मार्मिक गीत मुझे लगा जो मैं सुना रहा हूँ। और वो ये था कि पत्नी कहती है कि इतने दिन हो गए विवाह को, लगता ही नहीं तुम घर में हो, सुबह निकल जाते हो 4 बजे और शाम को रात को लौटते हो, बच्चा भी जो है सोया हुआ मिलता है। तो तो अब घर से बाहर ना निकले तो घर के लिए घर कैसे बने? नौकरी में तो बाहर जाना ही पड़ता है, तभी तो घर बनता है। तो वो तो मैंने उस पत्नी ने जैसे कहा वैसे उत्तर देता है वो, क्योंकि मिडिल क्लास का आदमी है। मिडिल क्लास की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द होता है, वो होता कल। फीस जानिए बच्चों की घर कल चली जाएगी जरूर, आटा पिसवा कल जरूर पिसवा लाएंगे। तो कल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वो जाते समय उसने प्रश्न किया, तब वो उत्तर देता है वो कि कल स्वयं की व्यस्तताओं से निकालूंगा समय कुछ, कल स्वयं की व्यस्तताओं से निकालूंगा समय कुछ, फिर भरूंगा खुद तुम्हारी मांग में सिंदूर, मुझको माफ करना
आज तो इस वक्त काफी देर ऑफिस को हुई है। कल स्वयं की व्यस्तताओं से निकालूंगा समय कुछ, फिर भरूंगा खुद तुम्हारी मांग में सिंदूर, मुझको माफ करना, आज तो इस वक्त काफी देर ऑफिस को हुई है। मैं पहला क्षण छोड़ता हूँ। दूसरा क्षण जो बहुत ही समय जब ये छपा था गीत, इतने मुझे पत्र आए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। बड़े प्रशंसा पत्र जो बड़े बड़े कवियों के और तमाम पाठकों के उस जमाने में आया करते थे, तो वो ढेर लग गया था मुझे मेरे पास उन पत्रों का, जो मैं इसका दूसरा क्षण सुनाता हूँ। तो चलते समय जब पत्नी ने ये शिकायत की तो पति उत्तर दे रहा है जैसे आपने सुनाई, कल स्वयं की व्यस्तताओं से निकालूंगा समय कुछ, फिर भरूंगा तुम्हारी मांग में सिंदूर, मुझको माफ करना, आज तो इस वक्त काफी देर ऑफिस को हुई है। तब वो कहता है कि क्या कहा है आज पप्पू का जन्मदिन, क्या कहा है आज पप्पू का जन्मदिन, तुम सुनो ये बात पप्पू से न कहना, क्या कहा है आज पप्पू का जन्मदिन, तुम सुनो ये बात पप्पू से ना कहना, और दिन भर तुम उसी के पास रहना, यदि करे तुमको परेशान मारना मत, और हाँ तुम भी कहीं मन हारना मत, और हाँ तुम भी कहीं मन हारना मत, कल पराजय के जलद से मैं निकालूंगा विजय कुछ, कल पराजय के जलद से मैं निकालूंगा विजय कुछ, फिर मनाएंगे जन्मदिन की खुशी भरपूर, मुझको माफ करना, आज तो ये जेब भी मेरी फटेपन ने छुई है, कल स्वयं की व्यस्तताओं से निकालूंगा समय को, फिर भरूंगा मुझको माफ करना, आज तो इस वक्त काफी देर और। तो इस तरह का मतलब एक संवेदनात्मक पक्ष जो था, तो धीरे धीरे ये नवगीत की शैली के गीत माने गए। तो तरह तरह के गीत मैंने लिखे और मंच पर स्थापित किए, मंच पर उन सबका पाठ भी किया, लोगों ने बहुत सराहा। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, फिर मैं गीतों की तरफ से थोड़ा गजल की तरफ भी मुड़ गया, क्योंकि लगातार जो गीत की तन्मयता जो है, गीत का सबसे आवश्यक गुण या कहना चाहिए गीतकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, वो होती है तन्मयता। तो तन्मय हो जाए, वो बिल्कुल एकाग्र हो जाए, उसके चारों तरफ से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तब गीत जो है आगे बढ़ता है। तो गीत को तो एक विचार का बिंदु, एक भाव का बिंदु होता है, उसी को लकीर बनाने की प्रक्रिया को गीत कहते हैं। शुरू से आखिर तक वो गीत जो है चलता है। आपने सुना होगा नदी वाला गीत मेरा, जो बहुत पॉपुलर हुआ। ये तो कुमार विश्वास ने अभी कुमार विश्वास ने भी शिक्षक दिवस पे अपने पेज पे डाला था, ऐड किया था। कुमार विश्वास मेरे क्योंकि विद्यार्थी रहे, मैंने एमए में पढ़ाया था उनको और मेरे अंडर पीएचडी किया था उन्होंने, तो उन्होंने शिक्षक दिवस पर मुझे भेंट किया मेरा ही गीत अपने स्वर में गा करके। और ऐसे ही हमारे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल हैं, उन्होंने भी, चेतन आनंद है, तमाम भी हमारे शिष्य हैं, इन्होंने बहुत हमारा नाम आगे बढ़ाया है। तो वो गीत जो नदी बोली समंदर से, उसमें देखिए बिल्कुल एक नदी को एक प्रेमिका के रूप में माना और समुद्र को एक प्रेमी के रूप में, तो वो किस प्रकार से पूरे गीत में नदी ही रहती थी, यानी विचार बिंदु जहाँ शुरू हुआ वो आखिर तक रहता है। ये गीत की विशेषता होती है, एकाग्रता चाहिए होती है उसमें। तो मैं चलो एक छंद उसका भी सुना देता हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, इसका सबसे अच्छा छंद सुना रहा हूं मैं, जिसकी वजह से गीत पसंद किया गया बहुत ज्यादा। नदी बहती जा रही है, आसमान में चंद्रमा और तारे हैं, इनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो मैंने नदी को दुल्हन के रूप में सजाने की कोशिश की है। इसमें छंद में जो अंतिम पंक्ति है उसमें एक ऐसी उपमा अचानक माँ सरस्वती ने मेरी झोली में डाल दी, जो लोग कहते हैं उससे पहले ये उपमा नहीं सुनी थी। शायद आपको भी ऐसे लगेगा, मुझे आपका स्नेह मिल ही रहा है, सुनिएगा। नदी बोली समुंदर से
पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू, नई पायल, नया झूमर, नई टिकुली, नई बिंदिया, नया काजल, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, लहर की चूड़ियां पहना, मैं पानी की कलाई हूँ, नदी समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बूढ़ी समंदर से। तो ऐसे गीत मैंने लिखे। तो सब की बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो अपनी ओर निशाना कर, सबकी बात न माना कर। इस तरह के गीत जो कि सकारात्मक सोच के गीत थे, कि मैं जीवन में सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि जीवन में हमेशा सकारात्मक बने रहना। अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो नकारात्मकता मत आने देना। जो नकारात्मक व्यक्ति होते हैं, नेगेटिव सोच के व्यक्ति होते हैं, वे उन्नति नहीं कर पाते। हमेशा वही व्यक्ति खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न रख सकते हैं जो सकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं। तो इस बात को मैंने हमेशा कहा, जो दुख और परेशानियां हर एक के साथ जुड़ी हुई हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, गरीब से अमीर तक, राजा से लेकर तक, जैसे कोई गम ना हो। तो उन गमों को थोड़ा ही बांटते हैं हम तो दूसरों के गमों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तब ये सकारात्मक सोच का व्यक्ति माना जाता है। तो मैंने कहा भी, चलिए 2 शेर सुना देता हूँ यहीं पर, तो जो बहुत प्रख्यात हुए हैं मेरे वो शेर कि जब कभी भी नकारात्मक सोच की बात आए, दूसरे लोग हमें परेशान कर रहे हो या हमारे विरोध कर रहे हो हमारी अच्छी बातों का भी, तब उस समय जो है हम क्या कर सकते हैं। तो ये सोच अगर हो जाए कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, दुनिया पत्थर फेंक रही है, अनेक उलाहने दे रही है, हमारा विरोध कर रही है, लेकिन हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। पानी बना के रखिए ना अपने आप को। पत्थर फेंकने वाला जो है खुद परेशान हो जाएगा। आप खुद जानते हैं, पत्थर फेंकिए पानी के ऊपर तो पानी उछाल मारता है, पत्थर नीचे चला जाता है तो पानी ऊपर आता है। ऐसी जिंदगी में अगर आपको हमें पानी बनाए रखना है ऐसे मौसम में, तो निश्चित रूप से हम उन्नति करेंगे। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और ये खास तौर से ये पंक्तियां तो बहुत ही ज्यादा प्रख्यात हुई हैं जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ। बिल्कुल नकारात्मक से सकारात्मक बात करने की कोशिश की है। देखिएगा कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। कहा कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। और संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। मेरी जिंदगी के बारे में थोड़ा संकेत किया भी सभी ने, बचपन में बहुत संघर्ष करने पड़े। तो संटियां तो आप जानते हैं, वैद कहते हैं ना, वैद हाथ में पढ़ते हैं। तो संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, कुंवर बेचैन को संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। मैंने उन्हीं में बांसुरी के सर बना लिए, मैंने उन्हीं में बांसुरी के सर बना लिए। दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। तो ये कहना चाहता हूँ मैं अपने इस पटल पर आज बहुत खास पूरी भावुकता के साथ कहना चाहता हूँ आप सबसे कि हमेशा अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना, कभी नकारात्मकता मत आने देना। जितनी ज्यादा नकारात्मकता है उतनी ज्यादा आप सकारात्मक हो जाना। आप देखना जिंदगी जो है आगे बढ़ती चली जाती है, संघर्ष जो है दूर होता है। तो ये बात मैं कहना चाहता था कि इस प्रकार गजल की तरफ आ गया। गजल की तरफ आ गया तो बहुत शुरू के दिनों में मैंने गजल कही जो बहुत उसका बड़े प्रख्यात हुई उस जमाने के अंदर। वो ठीक है, अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक, अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे। क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे,
क्या खबर थी आपसे, मिलकर गजल हो जाएंगे अपने मन में ही अचानक। भोर की पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए, भोर की पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो जाएंगे, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो जाएंगे। क्या खबर थी आपसे, मिलकर गजल हो जाएंगे। तो हुआ ये कि गजल की जो पारंपरिक जो प्रथा थी पहले, वो प्रेम की थी। वो गजल के जो विषय होते थे वो प्रेम उसका विषय होता था। तो ऐसी गजलें मैंने कहीं, बाद में ऐसी गजलें भी कहीं जो इससे हट करके सामाजिक दायित्वों को पूरा करने वाली हो, समाज के संदिग्ध भी हों, वो भी मैंने गजलें कहीं। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है, होंगे वो कलमकार नहीं है। ये बात भी कही। से मतलब अलग अलग जो शीट्स हैं गजल के, तो सामने लाने की कोशिश की। तो इस तरीके के रहे। एक गजल जो मैं पारंपरिक गजलों में है, और चलिए उसको चंद अरशाद सुना देता हूँ। कभी मुझे फरमाइश भी की थी कभी किसी ने, तो सुना जी। ये और प्रगीत तुमने भी सुनी होगी ये, और मेरी किताबों में है ये जी। तो इसी परंपरा की गजल है। शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई सी तुम, शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई सी तुम, शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई सी तुम, जिंदगी घर धूप है तो मस्त पुरवाई सी तुम, जिंदगी घर धूप है तो मस्त पुरवाई सी तुम, शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई सी तुम। आज मैं बारिश में जब भीगा तो तुम जाहिर हुई, आज मैं बारिश में जब भीगा तो तुम जाहिर हुई, जाने कब से रह रही थी मुझ में अंगड़ाई सी तुम, क्या बात है, क्या बात है। कब से रह रही थी मुझ में अंगड़ाई सी तुम, चाहे महफिल में रहूं चाहे अकेले में रहूं, चाहे महफिल में रहूं चाहे अकेले में रहूं, गूंजती रहती वो मुझ में एक शहनाई सी, क्या बात है, शहनाई सी तुम, वो मुझ में एक शहनाई सी तुम, शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई सी तुम, लाओ वो तस्वीर जिसमें हम और तुम बैठे हुए, मैं भी कुछ सहमा हुआ सा और उस कुछ आई सी तुम, मैं भी कुछ सहमा हुआ सा और शर्माई सी तुम, शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई सी तुम। आखिरी ऐसी का, मैं अगर मोती नहीं बनता तो क्या बनता कुंवर, ये मार्फत का शेर भी हो गया है ना, जो ईश्वर की तरफ भी चला जाता है। मैं अगर मोती नहीं बनता तो क्या बनता कुंवर, ओ मेरे चारों तरफ सागर की गहराई सी तुम,
चारों तरफ सागर की गहराई सी तुम, शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई सी तुम। तो ये पारंपरिक गजलें जो कि प्रेम पर गजलें थी, जिनका संबंध आध्यात्म की तरफ ही चला जाता था। जैसे आपने सुना ही होगा, मेरे बहुत सारे शेर इस प्रकार के हैं कि पूरी धरा दो भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, रिश्तों की बात, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ये जो है ना अलग अलग अंदाज के, जहाँ पर के प्रेम भी है, जहाँ पर अध्यात्म भी है, जहाँ पर सामाजिकता भी है, जहाँ पर संघर्ष भी है ना। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं वो आरियों के साथ। संघर्ष ये भी इंकलाब की बात भी, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, अब गर्दनों के साथ हैं वो आरियों के साथ। इस तरह की गजलें मैंने कही। लेकिन इधर एक गजल ज्यादा पॉपुलर हुई, और वो जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी चली। एक शेर, इसमें एक गजल का शेर हो गया, तो वो पसंद करते हैं लोग। जिंदगी यूं भी जली, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिसरी की डली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। इस तरह से गजल के अलग अलग तेवर, अलग अलग जो अंदाज है, उन अंदाजों में मैंने गजलें कहीं। 16 गजल संग्रह भी मेरे रहे, 9 गीत संग्रह मैंने लिखे, और दोहा संग्रह भी, और हाइकू की डॉक्टर भावना कुंवर तो हाइकू कविता की बहुत प्रारंभ में उन्होंने लिखने शुरू कर दिए थे, और उस शैली को बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने। तो हाइकू की किताब भी मेरी पर्स पर तितली नाम से निकली, काका की किताब भी आगे आने वाली है, माहिया की किताब भी आगे आने वाली है। तो सब सारी विधाओं में, जनक छंद में भी ये किताब मेरी आने वाली है। इस तरीके से भी मैंने सब विधाओं में लिखने की कोशिश की। उपन्यास भी लिखे, मरकतद्वीप की नीलमणि जो ललित उपन्यास की तरह है, और मिर्जा गालिब की लाइफ पर जो है मैंने लिखा जी हाँ मैं गजल हूँ, तो उपन्यास भी काफी पॉपुलर हुआ। ऐसी यात्रा वृतांत भी लिखे, गजल का व्याकरण नाम के सैद्धांतिक किताब भी लिखी। तो इस तरह से गजल पर, गीत पर जो मेरी धारणाएं थी वो मैंने कही। और अब कितना समय और बचा, और ये तो काफी समय हो गया मेरे ख्याल से, लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो गए अपने आप को। तो मैं 5 मिनट और मैं सुना रहा हूँ, उसके बाद बात करूंगा, क्योंकि जो आपके जो समय है उससे कहीं आगे निकल गए हम ना। तो असल में ये गजल इधर जो है सकारात्मक सोच की गजल जो है वो मेरी और बहुत प्रख्यात हुई है, देश विदेश में बहुत ही इस गजल को लोगों ने सुना है। और इसमें यही बात थी कि कोई व्यक्ति किसी को अगर चोटें पहुंचाता है तो निश्चित रूप से वो उसको शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि उसका दुश्मन बन जाता है। लेकिन मैं जो कि सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, तो मैंने इस बात को सिर्फ मैं उसका शुक्रिया अदा किया है जो वो चोट पहुंचाने वाला है। ये मेरी फेवरेट गजल है। हाँ, तो वही अच्छी लगती है। तो ये जो है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और हम लोग भी आप सब भी जानते हैं कि पत्थर पर जब तक चोटें नहीं पड़ती तो मूर्ति का आकार नहीं लेता। तो मूर्ति का आकार भी मनुष्यता तभी आती है, मानवता तभी आती है, संवेदनशीलता तभी आती है जब जिंदगी में संघर्ष करता है दूसरों के और संघर्ष सहता है तब। तो मैंने, आप सुनिए 2 पंक्तियां पहले सुन ले के, देर से पहचान पाया वो मुझे अच्छा हुआ, क्योंकि पत्थर भी कह रहा है, जो मूर्तिकार सामने बैठा होता है उसे सोच रहा क्या बनाऊं इस पत्थर में से,
तो पत्थर भी सोच रहा है कि हाँ मुझे निहार रहा है, देख रहा है, मुझ में से क्या चीज निकाल के लाया पता नहीं। तो देर से पहचान पाया वो मुझे, अच्छा हुआ। देर से पहचान पाया वो मुझे, अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने देर तक देखा मुझे। देखा मुझे, क्या बात है, बहुत क्या बात है। बहुत खुश हूँ कि उसने देर तक देखा मुझे, मैं बहुत खुश हूँ कि उसने देर तक देखा मुझे। अब देखिएगा वो सकारात्मक सोच की बात कहता हूँ। चोटों पे चोट देते ही जानेगा शुक्रिया। आखिरी पंक्ति सुना रहा हूँ, ये आखिरी गजल सुना रहा हूँ उस काव्य पाठ की, और आपको मुझे उम्मीद है ये अच्छी लगेगी। इसको जरूर आत्मसात कर लेना अगर ऐसा लगे। चोटों पे चोट देते ही जानेगा शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, है नींद आज तेरे नाने का शुक्रिया, है नींद आज तेरे नाने का शुक्रिया। लोग परेशान हो जाते हैं यार, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ। रगीत जानते हैं कि मैंने कभी करवटें नहीं बदली। जब मुझे लगता है नींद नहीं आ रही, पता लग जाता, हर आदमी को पता लग जाता है यार नींद नहीं आ रही, तो जैसे नींद नहीं आ रही मुझे पता लग जाता, मैं उठ बैठता था, 1 बजे हो 2 बजे हूँ, और मैं अपनी अलमारी साफ करने लग जाता था, अपनी किताबें ठीक करने लग जाता था, कुछ लिखने बैठ जाता था, और सत मानिए कुछ देर बाद नींद आ जाती, कुछ पढ़ने बैठ जाता था, नींद आ जाती थी। तो वे लोग जो नींद की गोलियां खाते हो वो मेरा नुस्खा चित्र याद कर ले, नींद आ रही है काम करना, जो बता रहा हूँ। चोटों पे चोट देते ही जानेगा शुक्रिया, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ऐ नींद आज तेरे नाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली। वो कहते हैं सबसे बड़ा गुरु हमारा कोई है तो हमारे दुख होते हैं, वो हमें सिखा के जाते हैं, और तो गुरु नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा गुरु हमारा दुख होता है, जो हमें न जाने किसी चीज सिखा के चला जाता है। सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया, का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। और ये बहुत अच्छा शेर, जब विरोध हो तो इस शेर को याद कर लेना। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, मेरी राह में आने का शुक्रिया। दीवार अगर सामने ना आए तो सीढ़ी कौन बनाएगा, खुद सामने ना आए तो व्यक्ति ऊंचा कैसे उठेगा। विरोध आते हैं तो हम ऊंचा उठते हैं और अपनी जिंदगी को और उन्नति के शिखर पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जितनी ऊंची दीवारें हैं उतनी ऊंची शिखर बनाने पड़ते हैं, उतनी ऊंची सीढ़ियां बनानी पड़ती हैं। आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। इस गजल का आखिरी शेर कर रहा हूँ। हमारे उर्दू के तमाम शायर जब मेरे इस गजल को सुनते हैं तो शेर की बहुत तारीफ करते हैं, और वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे अनायास एक जवान का शेर हो गया है, और मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा।
चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी। ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया, सारे जमाने का शुक्रिया, देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। और हौसला ना हारे। ये बहुत इस समय जो वातावरण चल रहा है हमारा कोरोना का, इस वातावरण से निकलने की कोशिश करें, जैसे हिम्मत ना हारे। तो मैंने कहा भी, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे एक ही जगह पे एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। क्या कहने, बहुत खुश, क्या बात है, वाह, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ हमारे हिंदी गौरव पटल को, इस अखबार को। और वह एक संयोग की बात है, मुझे हिंदी गौरव सम्मान मिला था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और वो अब तो 5 लाख का हो गया, पहले 2 लाख का था वो, तो मेरे जब मुझे मिला था, और वो हिंदुस्तान में कवि को मिलता है, तो मुझे मिला तो मुझे लगा कि आपके 10 साल पूरे हुए हैं उसके, तो मेरे भी लगभग 10 साल पूरे हुए हैं उसके। हिंदी गौरव कॉपी दिखाइए उसकी प्रथम, आपके पास वो तो जड़े हुए रखे हुए हैं, मतलब दूसरे कमरे न्यूज़पेपर की बात कर रही है, काफी बड़ा है वो। अच्छा, जड़े हुए रखे हैं, न्यूज़पेपर की बात कर रही है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत। अच्छा, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, आप हमें बता रहे हैं? मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या ये हमारा पहला अंक है। अच्छा, दिखाओ जरा, मुझे छोटा करके वही ऐसे दिखाओ जरा, बड़ा तो मैं देखूंगा मैं। हाँ, अच्छा, ये, अरे वाह वाह, पहला अंक था ये। हाँ, 10 साल पहले ये निकला था पहला। बड़ा सुंदर है, और महात्मा गांधी जी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र भी बना हुआ है। ओ इससे अच्छी शुरुआत क्या होती है, आप बताइए। कमाल कर दिया आपने, बहुत। अनुज जी, तो अनुज नहीं, आप तो अग्रज हो गए। पहला कवि सम्मेलन भी यही था, पहला कवि सम्मेलन यही था, ये भी है इसके अंदर, अनुज जी ने कवि सम्मेलन करा। आप मिलकर के ऑस्ट्रेलिया में जो एक अलग प्रकार से हिंदी की गूंज की है, और हिंदी भारतीय संस्कृति को आपने गुंजाया है, निश्चित रूप से आप बहुत ही छोटे हैं ना, इसलिए आशीर्वाद के पात्र भी हैं, और आप शुभकामनाओं के पात्र भी हैं। आपका ऐसे ही विकास होता रहे, इसी प्रकार से कार्य करते रहे ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके, और हमारे प्रगीत और जो भावना है, दोनों मिलकर के भी और आपको सहयोग देते रहें, खूब काम करते रहें, और इसी प्रकार से हम भी कभी कभी आते रहें आप लोगों से बातचीत करने के लिए, और आपसे बातचीत हमारी होती रहे इसी प्रकार से। आप खूब अच्छे से अच्छा लिखें, खूब काम करें। इन शब्दों के साथ मैं जो बहुत ही बधाई देते हुए आपको वाणी को विराम देता हूँ, और बहुत बहुत नमस्कार। और क्या कहना, हमारे पूजा जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसका संचालन किया, और स्वेच्छा जी ने इस प्रकार से कार्य किए हैं, जिस प्रकार से हमारे अनुज जी इसके साथ जुड़े हैं, और भावना और प्रगीत भी जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, और सारे लोग जो हैं उन सबका नमस्कार करता हूँ। जिन सब लोगों ने इस काव्य पाठ को सुना है, जो अदृश्य हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। बहुत आपका बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है आप सबकी, और इन शब्दों के साथ सारे लोग खुश रहें, आनंद लगातार भेज रहे हैं। साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा
बताइए। मैं आप आए थे ऑस्ट्रेलिया, मेरा दुर्भाग्य कि मैं आपसे नहीं मिल पाया। मैंने शिकायत भी की थी भावना जी से, ये मेरी बहन की तरह है, तो मैंने इनसे कहा खुद ही कि वो बाबूजी आए थे तो मुझे नहीं पता चला, मैं मिलना चाहता था। क्योंकि आज के हिंदुस्तान में जो कवि और जो एक लिखने वालों में आपका नाम सबसे आगे आता है। मैं आपके बारे में सुना था, पर मैंने आज पहली बार जब आपके सामने सुना आपको, मैं एक बात बोलता हूँ कि मैंने आपकी जीवनी भी सुनी। आजकल के बच्चे बहुत बोलते हैं डिप्रेशन हो गया, हम लाइफ में स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, हमको लाइफ में प्रॉब्लम बहुत हो रही है। एक ही बात कहूंगा बच्चों को, जो न्यू कमर्स हैं, जो यूथ हैं, कि अगर आपको लाइफ में डिप्रेशन हो रहा है या अगर आप संघर्ष के बारे में जानना चाहते हो तो आप डॉक्टर कुंवर बेचैन की जीवनी पढ़ लेना। आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में संघर्ष क्या होता है, और जो लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं उन्हीं को डॉक्टर कुंवर बेचैन बोलते हैं। अरे जो बच्चे बोलते हैं ना संघर्ष, वो वास्तव में संघर्ष उनको मिला ही नहीं इस पीढ़ी में। आपकी पीढ़ी में, हमारे बाबा की पीढ़ी में संघर्ष था। जब छोटे छोटे बच्चे होते थे, गांव में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, स्कूल नहीं होते थे, वो लोग सिटी में आते थे। मैं जैसे आपने भी कितना संघर्ष किया, आप शहर में आए, अपने जीजा जी के पास रहे, माँ गुजर गई। ऐसे मेरे बाबा जी आए, 9 साल के थे, छोटा बच्चा 9 साल का आगरा आया, उन्होंने भी ऐसी संघर्ष किया, अपना घर बनाया, सब कुछ किया। तो मैं आज की पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ, हमें तो सब रेडीमेड मिला है, हमने तो संघर्ष कुछ देखा ही नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने मेहनत की थी, वो फसल हम काट रहे हैं। अगर आपको वास्तव में संघर्ष के बारे में पता करना हो, डिप्रेशन, तो आपका तो डिप्रेशन कुछ ही नहीं है, आपने खुद का डिप्रेशन बनाया हुआ है। तो आप डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की जीवनी पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने संघर्ष करते करते हिंदी की कैसे सेवा की। आज की डेट में जीवित जितने भी कवि हैं सबसे आगे इसीलिए क्योंकि उन्होंने संघर्षों से कभी हार नहीं मानी। और आपके सकारात्मक अनुज जी एक बात कहना चाहता हूँ आपके इस पटल से आज, और बहुत मतलब मैंने बहुत विचार किया है, बहुत ध्यान दिया है इस बात पर, और वो 2-1 मिनट के अंदर वो बात कहना चाहता हूँ मैं। इसमें बच्चे इतने दोषी नहीं जितने पेरेंट्स हैं। बच्चे जो हैं, जो इतनी जल्दी उन्हें छोटी सी बात बहुत बड़ी लग जाती है ना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जरा सी बात हुई और समझते पता नहीं क्या क्या तूफान मच गया। उसका कारण ये है कि हमने बचपन से ही, बच्चे जब छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों पर अपना अधिकार समाप्त कर दिया, उन्हें बताना बंद कर दिया, हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारी माँ है, हम तुम्हारे बड़े हैं, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। यानी ये जो एक अधिकार की मैंने कर्तव्य तो करता ही है, हमारा माँ बाप करेगा बच्चों के लिए जो करता ही है, लेकिन जो अधिकार का भाव है वो धीरे धीरे मैंने बच्चों को जरा सा गलती होने पर कुछ कहेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। अब आपने बचपन में उसको डांटा तो है ही नहीं। मैं मार पिटाई की बात नहीं करता, अगर मैंने तो पिटाई भी करी है और पिटाई भी बहुत अपने टीचर्स ने यानी बिना बातों ही मारा है, कोई कारण नहीं था, वो पीटने कोई कारण नहीं था, लेकिन घर पे आगे कह नहीं सकते थे हमारे गुरुवर ने हमें पीटा है। और पिटाई होती थी, अच्छा अपने गुरुवर की जो है वो कर रहे हो। तो मैं और बात कहना चाहता हूँ, मैं पिटाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चा गलती कर रहा है उसको टोको तो सही, बचपन से बड़े होगा नहीं, बचपन से टोको, बचपन से बताओ, अपना अधिकार दिखाओ। तो हम कर्तव्य तो कर ही रहे हैं तुम्हारे लिए, तो पढ़ाई लिखाई का सारा काम कर रहे हैं, तुम सब कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कर रहे, माँ बाप जो है ऐसा नहीं करते बच्चों पर, तो कर्तव्य है उनका। लेकिन बीच बीच में अवश्य ही उनको थोड़ा बहुत ये भी बताते रहो कि हम तुम्हारे पिता हैं, अधिकार है हमारा तुम पे डांटने का, अधिकार है तुमसे ये बात कहने का, अधिकार है ये बात करने का, हम बड़े भाई हैं तो अधिकार है तुमसे ये बात कहने का। मेरे बहनोई साहब जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, उनके सगे छोटे भाई जब वो 52 साल के थे और वो छोटे भाई 50 साल के थे, ऐसी किसी बात पर आपस में कोई कहीं सुनन हो गई दोनों में, तो बड़े भाई ने 52 साल के बड़े भाई ने 50 साल के छोटे भाई को चपत मार दिया, है ना। और चपत मार दिया तो पता है छोटा भाई क्या कहता है उनसे, बड़े भाई से, हाँ और मान ले बड़े हो ना, और मान ले और मारो, ये भी जगाल पे मान लो, जगाल पे मान ले। यानी ना ये सोचो, मतलब यानी आप कल्पना तो करो, आज का बच्चा सहन नहीं करता, वो 50 साल का भाई सहन कर रहा है बड़े भाई के चपत को। और फिर बड़ा भाई क्या करता,
अरे उनका नाम राम बहादुर था, छोटे भाई का, उनका नाम जंग बहादुर जी था। अरे राम बहादुर, पता नहीं क्या हो गया मेरे हाथ को, नहीं तो मार दो, समझे, और गले से लगा लिया। ये है, ये अधिकार और कर्तव्य का भाव जो है ना, ये हमारे मन से केवल कर्तव्य कर्तव्य रह गया, अधिकार हम आपसे छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए बच्चे जो बड़े होकर के जरा भी आपके थोड़ा बात माँ बाप कह देते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो गलत बात। तो वो उसके पीछे, अब मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा अजीब सी बात कर रहा हूँ इस पटल पर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बच्चों को पिटाई करो, ना ना ना, माना कि मेरे से गलती हुई है, मैंने पिटाई भी करी, लेकिन पिटाई की बात नहीं करता। नहीं, मैं बच्चों को टोकना, तो कोई गलती कर रहा है टोको तो सही, उसको बचपन से टोक, बड़े होकर टोकते उसे बुरा लगता है, तो सहनशीलता खत्म हो जाती है, तो सहनशीलता समाप्त हो गई है। तो बच्चों की सहनशीलता बनी रहे, उनको लगे बचपन से कि हाँ हमारे पिता हैं, ये हमें डांट सकते हैं, हमारी माँ हमें डांट सकती है, हमारे दो बड़े भाई हमें डांट सकते हैं, ये काम करा सकते हैं हमसे ये। तो वो जो चीज है वो माफ करना, तो बच्चों के अंदर ये भाव समाप्त हो जाना चाहिए भाई। ये जो बच्चों के अंदर ये होता ना, हमें पिताजी ने डांट दिया, कर दिया, गुस्सा हो गए। अरे काहे को भाई, तुम्हारे पिता है, गुस्सा हो गए तो क्या हो गया, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे लिए प्यार भी तो तुम्हें करते हैं, तुम गुस्सा भी होते हैं, प्यार भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या बात, कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई। तो इसलिए बच्चों को भी समझना चाहिए कि संघर्ष बड़ी चीज होती है, और संघर्ष कुछ संघर्ष से माता पिता बच्चों को तैयार करते हैं, सोचने विचार करें, और खुद उन्हें तो बहुत सुविधाएं मिली हैं, जैसे माँ बाप ने जो सुविधाएं चाहिए, तो बच्चों को बहुत सुविधाएं मिली है, उन्हें तो कुछ संघर्ष इतना करना ही नहीं पड़ रहा है, बहुतों को करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आज के समाज के अंदर ऐसे वर्ग हैं जहाँ पर बच्चों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, पन्नी भी नहीं सामान करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, जाकर के बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, ये करना पड़ रहा है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, उनका संघर्ष अपनी जगह पर, लेकिन वो इतने गुस्सा नहीं होते हैं जैसे हमारे बड़े घरों में होते हैं। छोटे बच्चे इतनी जल्दी माँ बाप से नाराज नहीं होते हैं, जैसे बड़े घरों के बच्चे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो तो इसलिए, और क्षमा करना, मैं जरा बाबू जी आपने बहुत सही बात कही, और जो आपने कहा जो वास्तविक जिंदगी में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने बोली जी। आपने जीवन को इतने करीब से देखा है, इतने आपके अनुभव रहे हैं, तो आप उन्हीं अनुभवों को आपने हमसे साझा किया है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, आज की परवरिश में थोड़ी डांट का होना जरूरी है, क्योंकि जब जिंदगी डांट लगाती है तो वो पुचकारती नहीं है। तो आपने देखा होगा, कुम्हार को देखा है, कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा, मैंने तो देखा है, मैं तो उन मोहल्लों में रहता था, देखा कभी कच्चा घड़ा जो होता है नीचे हाथ लगा लेता है तो ऊपर मारता है, तो वो घड़ा सही आकार प्राप्त करता है। तो हाथ भी लगाए रहो, प्यार भी करते रहो, थोड़ी धक्की भी दो ऊपर, है ना, जिससे कि वो जो है तो वो घड़े का आकार बनता है, यही मनुष्य का आकार है। गुरु हो, माता पिता हो, वो सभी यही करते हैं, नीचे हाथ लगाते हैं कि टूट ना जाए घड़ा, ऊपर सबके लगाते हैं। तो हाथ में भी ध्यान दो, सबकी में ध्यान दे रहे हो, हाथ में ध्यान नहीं दे रहे, हाथ लगाया है तो टूट ना जाओ, है टूट ना जाओ, इसलिए वो हाथ भी लगाए हुए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा भी कर रहे हैं, तुम्हें प्यार भी कर रहे हैं, तुम्हारी बचत भी कर रहे हैं, भले ऊपर से थोड़ी सी थपकी लगा रहे हैं, लेकिन तुम्हें आकार देने के लिए, नया आकार देने के लिए, अच्छा आकार देने के लिए सब कर रहे हैं। कविताओं में जीवन से जुड़ी मैंने दार्शनिकता को देखा है। आप हमेशा जीवन के सुख दुख और बहुत व्यवहारिक चीजें जो होती हैं जीवन से जुड़ी हुई, उन्हीं को आप शब्दों और गजलों में ढालकर ऐसे प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो बिल्कुल आप सकारात्मक सोच को रखते हैं, इसी वजह से सब हो पा रहा है। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि आज इस पटल से आपसे मुलाकात हुई, खट्टे मीठे अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए, हम युवाओं को आपने सकारात्मक रहने की शिक्षा भी दी साथ में, तो ये बहुत हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी, और हम जरूर बिल्कुल आपकी कविताओं को सिर्फ ना सुनेंगे बल्कि अपने जीवन में आप साथ करने की कोशिश भी करेंगे, जो कि आगे हमें भी आप जैसा बड़ा नाम करने में सहायक होगी। तो मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, आप सभी कवि जनों की, जो आपने आज इस मंच पर अपनी कविताओं से इस पटल को सुशोभित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। और डॉक्टर श्रीमती भावना कुंवर जी को और कवि श्री प्रगीत कुंवर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस आज पटल पर आए और सब परिवार आए हैं आप, तो बहुत अच्छा लगा।
और हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल, घर बैठे ही एक पूरे परिवार से एक मेरी भी मुलाकात हो पाई इस बहाने, तो मैं भी बहुत आज खुद को धन्य समझ रही हूँ। मैं सच में लकी समझ रही हूँ अपने आप को कि इतने कम समय में मैंने इतने बड़े कवियों हमने अपनी कविता उनको सुन पाई, उनसे कुछ सीख पाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। बहुत खुश रहिए, खुश रहिए, शुभकामनाएं आप सभी को। और आपको जब सुनते हैं तो मन ही नहीं करता कि कहीं विराम दिया जाए, लगता है सुनते ही चले। मुझे भी ऐसा हो रहा था, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। बहुत ही सुंदर था। और जो रवि ने कहा समंदर से, उसकी धुन इतनी प्यारी है कि सच में कदम थिरकन करने लगते हैं कि इतनी सुंदर धुन आपने बनाई है। और सच में आपके कंठ में माँ सरस्वती सच में विराजमान है। और बिल्कुल जो आप गीतों को, धुन और गजलों को जो तर्ज देते हैं, उससे लगता है कि आप कहीं शास्त्रीय संगीत में भी आप रुचि रखते हैं। बिल्कुल रुचि रखता हूँ, सीखा बिल्कुल, सीखा तो हमारे प्रगीत में आपने सिखवाया। अंश आपकी वाणी में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बहुत सधी हुई और बहुत ठहराव वाली आपकी आवाज है। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, आपसे मुलाकात कर कर। आपने इन गौरव के पलों को और भी गौरवान्वित किया है हमारे साथ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। खुश रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर अनुज जी, स्वेच्छा जी आपको। बहुत अच्छा